हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो के अंदर हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 5.1 का सॉल्यूशन, जो कि है चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऑफ क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ। देखो, इससे पहले वीडियो के अंदर इसका इंट्रोडक्शन यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया गया है। उस वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अगर देख लिया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखा है तो प्लीज पहले जाके कॉन्सेप्ट को समझिए, फिर जाके एक्सरसाइज को हम आएंगे तो आपको इजिली चीजें समझ में आएंगी। देखो, आप कॉन्सेप्ट को समझ लो, 15-20 मिनट की जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं अच्छे से समझ लो, बाद में आपको एक्सरसाइज समझने में ईजी हो जाता है। अदरवाइज आपको क्या करना होता है, वीडियो को रोकना पड़ता है, बार बार बैकवर्ड जाओगे कि क्या बोला, इसका क्या मतलब है, ये सब चीजें। तो आप ऐसे भी 15-20 मिनट एक्स्ट्रा लगाओगे, एनर्जी एक्स्ट्रा लगाओगे कॉन्सेप्ट के बाद में, मतलब सोल्यूशन को समझने में। तो अगर आप कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है ना, तो आपको सोल्यूशन इजिली समझ में आ जाएंगे। मैं आपको दो चीज बताऊंगा, आपको तीन समझ में आ रही होंगी। समझ रहे हो? अगर जिन लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ना, उनका यही होता है कि जिनसे भी वो पढ़ रहे होते हैं, वो उनको 4-5 चीजें समझाते हैं, उनको 6-7 चीजें समझ में आती है कि हाँ, ये तो ऐसे भी हो सकता है, ये बात तो यहाँ से भी समझ में आ रही है, तो ऐसी इस तरीके से भी यहाँ तक पहुंचा जा सकता है। तो इसलिए कॉन्सेप्ट को समझना ज्यादा जरूरी है। सॉल्यूशन देखो मत देखो कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट को करने के बाद में भी आप 50 to 80% क्वेश्चन खुद भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए कॉन्सेप्ट को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हेलो स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन मैथ ट्रेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो स्टूडेंट, जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना हमारी एक्सरसाइज 5.1 का, उसके अंदर ना हमें कुछ सिचुएशन दी गई है और हमें पता करना है कि क्या वो सिचुएशन एपी है, और अगर है तो हमें उसका रीजन भी देना है कि क्यों है। ठीक है, चार पार्ट्स हैं इसके, तो मैंने लिखे नहीं है, मैं आपको समझा देता हूँ बस क्या है। जो फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है मीन सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, सो बुक का रेफरेंस ले लेते हैं, एनसीईआरटी मैथ्स 10th क्लास की। यहाँ पे देखो, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। देखो मैं आपको समझाता हूँ बोला क्या गया है यहाँ पे, आप भी क्वेश्चन एक बार खुद से पढ़ सकते हो वीडियो पॉज करके। ठीक है, कोई एक टैक्सी का फेयर है, ठीक है, वो फेयर कितना है, स्टार्टिंग फेयर कितना है, स्टार्टिंग फेयर जो है वो 15 रुपए है। ठीक है, उसके बाद में ईच किलोमीटर का कितना है, 8 रुपए, मतलब ईच एडिशनल किलोमीटर। यानी कि जैसे मान लेते हैं हम, कोई भी फेयर होता है ना किसी व्हीकल का या टैक्सी वगैरह का, वो सब ऐसे ही डिसाइडेड होता है। ठीक है, कि आप व्हीकल में चढ़े और आप उतर भी गए ना, तो भी आपको 15 रुपए तो देने ही देने हैं। ठीक है, समझ में आया? और अगर आप उसके बाद में 1 किलोमीटर तक चले तो आपको 15 रुपए देने हैं, 2 किलोमीटर तक चले तो आपको आप कितने देने चाहिए वैसे तो? अगर 1 किलोमीटर के आप 15 दे रहे हो तो 2 किलोमीटर के आपको 30 देने चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, थोड़ा कम हो जाता है फिर। तो यानी कि पहले किलोमीटर के लिए आपको देने 15 रुपए। यहाँ पे देखो, फर्स्ट किलोमीटर के लिए आपको देने 15 रुपए, ये लिख लेता हूँ मैं, फर्स्ट किलोमीटर, ये फर्स्ट किलोमीटर के लिए आपको देने 15 रुपए। और अगर आप 2 किलोमीटर चले गए तो आपको कितने देने हैं, 15 + 8। ठीक है, यानी कि 23 रुपए देने हैं यहाँ पे आपको। अगर आप 3 किलोमीटर चल गए तो आपको कितने देने हैं, 23 + 8। ठीक है, 23 + 8 यानी कि 31 रुपीज देने हैं आपको। और अगर आप 4 किलोमीटर चले गए तो 31 + 8 यानी कि 39 रुपीज देने हैं। समझ में आ रहा है? तो कोई भी जो फेयर होता है ना, वो इसी तरीके से डिसाइडेड होता है, किसी ऑटो का, किसी कैब का, इसी तरीके से डिसाइडेड होता है कि फर्स्ट किलोमीटर का मान लो 40 रुपीज है, क्योंकि भाई आपने ऑटो को या टैक्सी को आपने बुलाया है अपनी लोकेशन तक। अब वो आए हैं, कुछ उनका कन्वेंस लगा है, उनका टाइम स्पेंड हुआ है, तो अब आप आए, आप बैठे और आप थोड़ी देर में उतर गए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हर एक किलोमीटर का 8 रुपए रेट है तो आपको 8 ही देना पड़ेगा पहले भी किलोमीटर में भी। हमेशा पहले किलोमीटर का रेट जो है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है। ठीक है, किसी भी जो भी फेयर होता है वो इसी तरीके से चलता है चीजों का। तो जो फर्स्ट किलोमीटर का फेयर है वो कितना है, 15 रुपए है, और बाद में उसके बाद में फर्दर जितने आप किलोमीटर चलते जाओगे तो उसमें 8-8 रुपए जो है वो ऐड होते चले जाएंगे। तो जो फेयर है किलोमीटर का वो हमारा ये निकल कर आ रहा है, 15, 23, 31 और 39। ठीक है, किलोमीटर वाइज। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आप देख लो, यहाँ पर ये तो हो गया हमारा ए, और जो यहाँ पे सेकंड टर्म है, सबके बीच में जो डिफरेंस है वो सेम है, 8 का है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कॉमन डिफरेंस इज 8। तो इसका मतलब क्या है, हैंस दे आर मेकिंग एन एपी, हैंस दिस इज एन एपी। ठीक है, और एपी कैसे पता लगती है कि जब कॉमन डिफरेंस सेम होता है, बस। ठीक है, अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। अच्छा ठीक है, देखो सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है कोई एक सिलेंडर है। ठीक है, उसके अंदर जब भी हम एक वैक्यूम पंप करते हैं तो वो 1/4 गैस को बाहर निकाल देता है, जितनी बची है उसका, जितनी बची है उसका 1/4 जो है वो बाहर निकाल देता है। तो क्या ये एक एपी है या फिर नहीं है? देखो बात को आप थोड़ा सा ध्यान से समझो, ये सेकंड पार्ट है। ठीक है, हमेशा हर बार कितना निकाल देता है, 1/4 निकाल देता है। मैं आपको कुछ एक एग्जांपल देता हूँ। मान लेते हैं शुरुआत के अंदर वहां पे कितनी थी, 32 थी, मान लेते हैं ऑक्सीजन। ठीक है,
या फिर ARP जो भी थी, ठीक है, कितनी थी शुरुआत में 32 थी, 1/4 बाहर निकल गई, 1/4 एक बार पंप दिया, 1/4 जो है वो बाहर निकल गई, अब कितनी बचेगी? तो 32 का 1/4 कितना होता है? 8 होता है, ठीक है, यानी कि 1/4 जो है वो बाहर निकल गई, अब बची कितनी है? 24 बची है अब, ठीक है, अब कितनी बची? 24, 32 का 1/4 कर लो, 1/4 निकल रही है ना, तो 1/4 कर लो इसका, सो 8 जो है वो बाहर निकल गई, अब बची कितनी? 32 में से 8 माइनस कर देंगे, यानी कि 24 बची है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमने कैसे निकाल लिया इसको? 8 माइनस करके, अब 24 बची, अब 24 बची तो वो दोबारा से एक पंप करेंगे, जब उन्होंने पंप करा तो दोबारा 1/4 निकल गई, अब जो 1/4 निकलेगी वो किसका निकलेगी? रिमेनिंग का, यहाँ पे लिखा भी है देखो, ये लिखा हुआ 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट दैट टाइम, ठीक है, तो जो बची हुई है उसका 1/4 निकल रही है, यानी कि अब कितनी बची है? 24, तो 24 का 1/4 कर लो, 6 आ जाएगा, ठीक है, तो अब 6 निकल गई, यानी कि अब कितनी बची है? 24 में से 6 को माइनस कर देंगे तो अब कितनी बची है? 18, ठीक है, अब 18 बची, अब दोबारा वो पंप करेंगे तो 1/4 निकल जाएगी, यानी कि 18 का 1/4, और 18 का 1/4 कितना होता है? 4.5, यानी कि 18 में से अगर आप कम कर दो 4.5 तो कितना आ जाएगा? 4 कम करेंगे तो यानी कि 13.5। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, एक बार 8 कम हो रही है, एक बार 6 कम हो रही है, एक बार 4.5 कम हो रही है, तो कॉमन डिफरेंस तो अलग अलग हो गया ना, और जब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होता है तो वो AP नहीं होती है। समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या है? तो ऐसी कंडीशन के अंदर जब बोले कि रिमेनिंग का बचा हुआ है 1/4, यानी कि रिमेनिंग जो बच जाती है उसका 1/4 माइनस हो जाता है, तो हर बार वैल्यू जो है वो अलग अलग आएगी, क्योंकि 34 का 1/4 8 होएगा, फिर जो रिमेनिंग है 24 उसका 1/4 अलग होगा, फिर जो रिमेनिंग आया 18 इसका 1/4 अलग होगा, और 13.5 जो आया इसका इसका जो हम 1/4 निकालेंगे तो वो और अलग आएगा, तो इसलिए ऐसी कंडीशन के अंदर AP फॉर्म नहीं होती है, ठीक है, इसको GP बोलते हैं बेसिकली, ठीक है, खैर वो तो आप छोड़ो, वो हम आगे पढ़ेंगे, हम 10th में है नहीं, वो 11th वगैरह में, 11th 12th के अंदर, तो बेसिकली ये क्या है? एक AP फॉर्म नहीं हो रही है ये, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कॉमन डिफरेंस is not same, hence this is not an AP, ठीक है, ये रीजन है इसका। अब आप, और आप ये वैल्यू कुछ भी मान सकते हो, 32 42 आप कुछ भी मान सकते हो, ठीक है, x मान सकते हो, ठीक है, x का 1/4 1/4 करते जाओ तब भी आप निकाल सकते हो, ये थोड़ा ज्यादा इजी डिजिट है, क्योंकि मैंने इसलिए लिया क्योंकि 32 4 की टेबल में आता है, 64 ले लो, ठीक है, तो 4 से इसलिए डिवाइड हो जाएगा, अगर आप कोई ऐसे डिजिट ले लोगे जैसे 10 वगैरह ले लोगे तो आपका पॉइंट पॉइंट में आंसर आता जाएगा, तो इजी डिजिट आए इसलिए मैंने 32 लिया है। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड वाला पार्ट क्या है इसका। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 रुपीज फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय 50 फॉर ई सब्सिक्वेंट मीटर। मतलब कोई एक गड्ढा खोदने का जो कॉस्ट है, ठीक है, मान लो ये जमीन है, 1 मीटर का गड्ढा खोद दिया तो कॉस्ट होगा 150 रुपीज, और 2 मीटर का खोद दिया गड्ढा तो जो कॉस्ट है वो 50 रुपीज बढ़ जाएगा, यानी कि 150 प्लस 50 यानी कि 200 हो जाएगा, मतलब 50-50 रुपए जो है वो बढ़ता जाएगा। अगर आप 3 मीटर खोद दिया गड्ढा तो कितना हो जाएगा? 200 प्लस 50 और ऐड हो जाएगा, यानी कि 250 हो जाएगा, यानी कि पहले उसके अंदर तो 150 रुपए था, फिर बाद में देखो 50-50 रुपए बढ़ रहा है ना। 4 मीटर गड्ढा खोद दोगे तो कितना कॉस्ट हो जाएगा? 250 प्लस 50 और ऐड हो जाएगा, यानी कि 300, है ना। तो ऐसे केस के अंदर देखो आप यहाँ पर जो हमें हमें जो टर्म्स मिल रही है वो क्या क्या मिल रही है। फॉर द फर्स्ट मीटर 150 रुपए कॉस्ट है इसको, और फॉर फर्दर मीटर आगे आने वाले मीटर की कॉस्ट कितनी है फिर, यानी कि 50 रुपीज ईच, ठीक है। तो आपकी जो टर्म्स कैसे बनेंगी भाई, पहले बार तो 150 रुपए, फिर दूसरी बारी में अगर 2 मीटर खुद दिया तो 200 रुपये हो जाएगा, 3 मीटर्स के लिए 250 एंड 4 मीटर्स के लिए 300, और ऐसे ही चलता जाएगा, है ना, ऐसे ही चलता जाएगा। तो ऐसी कंडीशन के अंदर देखो जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है? सेम है यहाँ पे, ठीक है, कॉमन डिफरेंस इज 50, यानी कि सेम है, ठीक है, 50 इन बिटवीन ईच टर्म्स, hence दिस इज एन AP, बस, ठीक है, समझ में आया। इसी तरीके से ये क्वेश्चन होना था। ये कौन सा पार्ट था? थर्ड था ये इसका, ठीक है। अब फोर्थ वाला देखते हैं। क्वेश्चन थोड़े बड़े बड़े मैंने इसलिए लिखे नहीं, आप क्वेश्चन खुद से पढ़ लेना प्लीज।
सो फोर्थ वाला पार्ट क्या था, अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। ठीक है, देखो मतलब आपके अकाउंट के अंदर कुछ पैसे जमा हैं जो कि कितने 10,000 रुपीज हैं। तो हर साल आपके अकाउंट के अंदर कितने पैसे आएंगे अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8% पर एनम, और कंपाउंड क्या है यहाँ पे, सॉरी जो इंटरेस्ट है वो कंपाउंडेड है। ठीक है, तो आप यहाँ पे समझो इसको, फोर्थ वाला पार्ट। ठीक है, फर्स्ट ईयर के अंदर आपके पास में कितने पैसे आएंगे, देखो यानी कि अभी आपके पास में कितने रुपए हैं, आपके अकाउंट के अंदर 10,000 रुपीज है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8% है। ठीक है, 8% पर एनम है, तो आपके पास में जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो कितना आएगा, क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ मनी, अमाउंट निकालना है। ठीक है, ठीक है, सो डायरेक्ट अमाउंट ही निकलता है यहाँ से तो। ठीक है, तो अमाउंट क्या आ जाएगा आपका, वही पी 1+R/100 डिवाइडेड बाई टी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट का ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ से देखो पी कितना है 10,000, 1+R कितना है 8% डिवाइडेड बाई 100, टी की वैल्यू है 1। ठीक है, तो पहले साल के अंदर आपके अकाउंट के अंदर कितने पैसे आने वाले हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 2 3 4 108 डिवाइडेड बाई 100, तो ये कट जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई से कर देते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 1 2 3। तो इतने पैसे आपके अकाउंट के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, कितने पैसे आ जाएंगे 10,800 रुपीज। कब, एक साल के बाद में, मतलब पहले साल आपके अकाउंट के अंदर इतने थे शुरू में, फिर जब शुरू में इतने थे तो पहले साल आपके अकाउंट के अंदर आ जाएंगे इतने पैसे, यानी कि एक साल खत्म होने पर। अब देखो सेकंड ईयर के अंदर आपके अकाउंट के अंदर कितने पैसे आएंगे, सेकंड ईयर के अंदर कितने पैसे आएंगे वो देख लेते हैं। तो सेकंड ईयर के अंदर देखो आपके अकाउंट के अंदर टोटल अभी पैसे कितने हैं, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, कितने रुपए आपके अकाउंट के अंदर, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, वही 8% पर एनम। ठीक है, और टाइम वही एक साल का हो जाएगा, तो एनुअल अमाउंट कितना आएगा आपके अकाउंट के अंदर, वही फॉर्मूला लगा देते हैं। पी की वैल्यू क्या है इस बार, ये है पी की वैल्यू 10,800, तो यहाँ पे लिख देते हैं 10,800 मल्टीप्लाई बाय 1+8/10, और टी की वैल्यू है 1, तो 1 तो फिर कोई मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, हटा भी सकते हैं क्योंकि 108 आएगा और उसकी पावर 1 तो वही होता है। ठीक है, इसको सॉल्व कर देते हैं, ये आ जाएगा 108। ठीक है, 8th क्लास का क्वेश्चन है, मैं इसलिए बिना समझाए सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, 8th क्लास का क्वेश्चन है ये, इससे ये कट जाएगा। 108 का स्क्वायर क्या होता है वो निकाल लेते हैं हम, यहाँ पे निकाल लेते हैं। 8 8 64, और ये आ जाएगा 4 6 8 8 16। ठीक है, तो अब आपके अकाउंट के अंदर कितने पैसे आ चुके हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, 11,664, 11,664 रुपीज आपके अकाउंट के अंदर आ चुके हैं। यानी कि अब आप यहाँ पर ध्यान से देखो, मैं आप यहाँ पे सीधी बता देता हूँ क्या बनने वाली है। शुरुआत में आपके अकाउंट के अंदर थे 10,000 रुपीज, फिर कितने आ गए 10,800, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे शुरुआत में थे आपके अकाउंट के अंदर 10,000 रुपीज। ठीक है, दूसरे फिर कितने आ गए 10,800, फिर कितने आ गए 11,000। ठीक है, यानी कि 3 टर्म्स तो आपको मिल गए कंपेयर करने के लिए, यानी कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी एपी है, नहीं तो नहीं है। अब यहाँ पे डिफरेंस निकालो, देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आएगा 800, क्या आएगा 800 आएगा, यहाँ पे डी कितना आ जाएगा 800 आ गया। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आएगा वो निकाल लो यहाँ पे, 1 2 माइनस, तो ये आ जाएगा 4 4 6, 16 में से 8 जाएंगे तो बचेगा 8, और 10 में से 10 जाएंगे तो 0, तो 864 आ जाएगा। तो देखो अब यहाँ पर एक बार तो डिफरेंस आ रहा है 800, और एक बार डिफरेंस कितना आ रहा है 864, तो कॉमन डिफरेंस अलग अलग हो गया, इसका मतलब ये एपी नहीं है। तो अब यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिखूं या यहाँ लिख देते हैं, चलो कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, hence this is not an AP। ठीक है, ये क्या है, एक एपी नहीं है। समझ में आए, तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था इसके 4 पार्ट थे, तो चारों के अंदर ये एपी नहीं बना रहा है, और हाँ ये एपी बना रहा है, यहाँ पर ये भी एपी नहीं बना रहा, सेकंड क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट में भी बना रहा है। तो 1 केवल सेकंड और फोर्थ के छोड़ के दोनों के दोनों एपी बना रहे हैं। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन था, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन था, इस तरह के क्वेश्चन आपको आने चाहिए खुद से एपी बनाना। ठीक है, ये भी एक आध क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। ये था फर्स्ट क्वेश्चन, अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर सेकंड समझते हैं क्या पूछा गया है।
राइट द फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन। इसके अंदर हमें पहली चार टर्म्स लिखनी है इस एपी की और एपी बनानी है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म यानी कि ए गिवन है और उनका जो कॉमन डिफरेंस है वो भी गिवन है। तो देखो फर्स्ट टर्म अगर ए है, मैंने आपको क्या बताया कि भाई फर्स्ट टर्म क्या होती है ए, ठीक है। सेकंड टर्म क्या होती है ए प्लस डी, और थर्ड टर्म क्या होती है, हमें क्या लिखनी है, पहली चार टर्म्स लिखनी है, ठीक है। एक तो गिवन है, एक तो गिवन है, हमें कितनी लिखनी है, तीन और लिखनी है, ठीक है। तो तीसरी टर्म क्या होगी ए प्लस टू डी, और फोर्थ टर्म क्या होगी ए प्लस थ्री डी, ठीक है। हमें कितनी लिखनी है, पहली चार टर्म्स लिखनी है, जिसमें से पहली टर्म पहले से ही गिवन है, तो तीन और फाइंड करनी है। तो देखो पहली टर्म तो हो जाएगी 10, दूसरी टर्म कितनी हो जाएगी 10 प्लस डी की जगह भी लिख दो 10, यानी कि 20 हो जाएगी। तीसरी टर्म्स क्या हो जाएगी, ए की जगह 10, 2 इंटू 10 यानी कि 20 प्लस 10 30 हो जाएगा। यहाँ पे कैसे निकाल सकते हैं, 10 प्लस 3 इंटू 10 30 प्लस 10 यानी कि 40। तो ये तो आगे हमारे पास में सारी की सारी टर्म्स, ठीक है। अब बस एपी बना दो, तो एपी क्या हो जाएगी 10 20 30 और 40, चार टर्म्स। शुरू की जो चार टर्म्स है हमें वो लिखनी है। अच्छा फर्स्ट फोर लिखनी है। अब ये पहले से एक गिवन है तो उसका मतलब ये लिखनी हुई कि एक बार वो चेक कर लेते हैं कौन सी, क्या ऐसा तो नहीं है कि फर्स्ट वाली हटाकर पूछा गया है, बेसिकली तो फर्स्ट फोर का मतलब तो यही है, ठीक है। फिर भी एक बार ही चेक कर लेते हैं फर्स्ट फोर टर्म्स का। हाँ यानी कि एक पहले से ही गिवन है, ठीक है, सही कर रहे थे अपन। तो अब देखो यहाँ पे आगे वाला जो क्वेश्चन है सेकंड वाला, यहाँ पर देखते हैं। देखो डी की वैल्यू क्या है, जीरो है। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो और आप मेंशन भी कर सकते हो अगर आपको तरीका निकालना है। जैसे भाई फर्स्ट टर्म जो हो जाएगी हमारी वो ए हो जाएगी, सेकंड टर्म ए प्लस डी होती है, थर्ड टर्म क्या होती है ए प्लस टू डी, और फोर्थ टर्म क्या होती है ए प्लस थ्री डी। सबकी वैल्यू निकाल दो। ए की जगह क्या लिखना है हमें -2। ए की जगह देखो यहाँ पर -2 लिखोगे, फिर इंटू जीरो करो प्लस जीरो करोगे तो आंसर क्या आएगा -2 ही आएगा। ए की जगह -2 प्लस 2 इंटू जीरो, तब भी आंसर क्या आएगा -2। ए की जगह -2 फिर 3 इंटू जीरो, डिफरेंस क्योंकि जीरो है इसलिए जीरो लिखना पड़ेगा। तो हर बार जो है वो क्या सारी की सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी, यहाँ पे जो डिफरेंस है जीरो है तो सेम रहेंगी, ठीक है। लेकिन ये भी एक एपी है ना, मैंने आपको बताया था जो डिफरेंस है वो जीरो भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं -2 -2 -2 और -2। ये जो पहली चार टर्म्स है वो यहाँ पर इस तरीके से फाइंड हो जाएगी। थर्ड वाला पार्ट देखते हैं। ए की वैल्यू दी गई है 4, यानी कि ये फर्स्ट टर्म हो जाएगी हमारी। फर्स्ट टर्म होती है ए, सेकंड टर्म हो जाएगी भाई ए प्लस डी, थर्ड टर्म हो जाएगी ए प्लस टू डी, और फोर्थ वाली हो जाएगी ए प्लस थ्री डी। ये तो आ जाएगा 4, ये कितना आएगा 4 प्लस माइनस का 3, डी क्या है -3 है तो माइनस डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 1, ठीक है, 4 में से 3 जाएंगे, फिर 4, और ये आ जाएगा आपका देखो 2 मल्टीप्लाई बाय -3। बात को ध्यान से समझो, तो ये हो जाएगा आपका -6। कितना हो जाएगा -6। तो ये -2 और -3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा -6, और 4 में से 6 जाएंगे तो बचेगा आपका 2, और 2 आएगा नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ए की जगह 4 -3, एक सेकंड, ये यहाँ पर क्या है, ये प्लस है, एक सेकंड इसको दोबारा देखो, सही रहा, ध्यान पड़ गया यहाँ से। देखो ए की जगह 4 प्लस का साइन 2 मल्टीप्लाई बाय -3, तो ये आंसर कितना आएगा, ये तो आंसर तो खैर सही लिखा था हमने, क्योंकि ये हो जाएगा -6 और उसमें से 4 जाएंगे तो -2 ही आएगा। लेकिन यहाँ पर जो है वो प्लस की जगह नेगेटिव साइन लगा दिया था, ठीक है, बाय मिस्टेकली। अब यहाँ पर देखो प्लस और 3 मल्टीप्लाई बाय -3, तो ये हो जाएगा माइनस का 9, और 4 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा 5 बचेगा, और 5 किसका होगा नेगेटिव, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या आ चुकी है एपी, जहाँ पर 3 जो है वो कम हो रहा है, -3 डिफरेंस क्या है -3। तो हम एपी कैसे बना सकते हैं इसकी, क्या हो जाएगी एपी, पहला टर्म वही 4, दूसरा टर्म आया था हमारा 1, और तीसरा टर्म आया था हमारा -2, और फोर्थ टर्म आया था -5, ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारी यहाँ पर एपी, ठीक है। देखो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। डिफरेंस जो है वो फ्रैक्शन में भी हो सकता है, ठीक है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है और डेसिमल में भी हो सकता है जो डिफरेंस है। अब यहाँ पे पहली पहली टर्म तो वही हो जाएगी ए, तो फर्स्ट टर्म होती है हमारी ए, सेकंड टर्म होती है ए प्लस डी, थर्ड होती है ए प्लस टू डी, और फोर्थ होती है ए प्लस थ्री डी, ठीक है। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझो, बात को सॉल्व कर लेते हैं। ए का मतलब -1 है, यहाँ पे ए का मतलब -1 प्लस 1/2, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, -1 में से अगर आप हाफ को माइनस कर दो तो आपका आंसर कितना आ जाएगा -1/2। करके देख लो आप, ठीक है, 2 1 2, 2 में से 1 जाएंगे तो आएगा -1, तो -1/2।
इसको देखो a की जगह -1 और a की जगह -1 और 2 मल्टीप्लाई बाय d की जगह आएगा 1/2। तो इस 2 से 2 कट जाएगा, -1 से +1 कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, तो हमारी तीसरी टर्म आ गई 0। चौथी टर्म देखो, a की जगह लिख देते हैं -1, नीचे करते हैं थोड़ा सा, +3 मल्टीप्लाई बाय d की जगह लिख देते हैं 1/2। तो ये तो आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 2, तो -1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 2 और 2 में से 3 जाएंगे तो बचेगा 1। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाता है 1/2, और वो 1/2 किसका आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि 3 जो है यहाँ पे पॉजिटिव है। तो चारों की चारों टर्म आ गई है, पहली टर्म -1, दूसरी टर्म -1/2, तीसरी टर्म 0 और चौथी टर्म +1/2। तो बस लिख दो एपी। तो यहाँ से आपकी एपी क्या हो जाएगी, -1, फिर क्या है -1 के बाद में -1/2, फिर 0 और फिर +1/2। ये हो जाएगी एपी आपकी यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखो, ये नेक्स्ट जो लास्ट पार्ट है इसका, यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, ए। सेकेंड टर्म को लिख लेते हैं a + 2d। थर्ड टर्म क्या होगी, a + 3d। ये मैंने आपको समझा चुका हूँ, मैं आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो के अंदर, कि तीसरी टर्म है तो वो एक कम हो जाता है। ठीक है, और फोर्थ टर्म क्या हो जाएगी, a + 3d। ठीक है, अब देखो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, -1.25। फिर a की जगह लिख देते हैं हम -1.25 और प्लस d की वैल्यू कितनी है, माइनस, तो माइनस में ही लिख देते हैं फिर। ठीक है, माइनस में आना है क्योंकि 0.25। अब देखो इसमें से ये माइनस करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का ये है, तो आंसर आएगा -1.50। ठीक है, 1.50 आंसर आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पर देखो a की जगह -1.25, फिर +2 मल्टीप्लाई बाय -0.25। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। देखो जब आप 2 की मल्टीप्लाई से करोगे तो ये आ जाएगा आपका -0.50 और ये 1.25। अब ये माइनस का है, इन दोनों को आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, देखो 25 और ये 50 है, तो आंसर आ जाएगा -1.75। दोनों ऐड हो जाएगा क्योंकि दोनों ही नेगेटिव है, इसलिए दोनों दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। अब इसको देखो, मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, a की वैल्यू -1.25, फिर +3 को मल्टीप्लाई करना है हमें -0.25 से, तो -1.25, इसको मल्टीप्लाई करोगे इससे तो आएगा आपका आंसर माइनस का 0.75, और जब आप इन दोनों को ऐड कर दोगे तो 25 और 75 क्या होता है, 1 होता है, और 1 over 1 हो जाएगा 2। तो इसका आंसर आएगा आपका -2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एपी यहाँ से आपको मिल जाएगी। पहला टर्म आया था हमारा, पहला तो टर्म गिवन ही है खैर, -1.25, दूसरा टर्म आया था -1.50, तीसरा टर्म आया था -1.75 और चौथा टर्म आया था -2। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ से एपी, यहाँ पे डिफरेंस देखो किसमें था हमारा, डेसिमल में था, और डेसिमल में भी क्या था, नेगेटिव था। तो कैलकुलेशन का इस क्वेश्चन में आपको ज्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि इस तरीके के डिफरेंस तो चलो इजी होते हैं, ये इजी है, ये और भी ज्यादा इजी है। ठीक है, लेकिन ये हो गया और ये हो गया, यहाँ पर जो है कैलकुलेशन भी आपकी चेक करी जाती है इस तरह के क्वेश्चन देकर। अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, अब ये सेकंड क्वेश्चन के पांचों पार्ट से जो पूरे हो गए हैं, अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो स्टूडेंट देखो, आप क्वेश्चन नंबर थर्ड समझते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ये सबसे इजी क्वेश्चन यही है इस एक्सरसाइज का। फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म निकालना है और कॉमन डिफरेंस लिखना है। फर्स्ट टर्म आपको पता है क्या होता है, ए कितना हो जाएगा 3, और कॉमन डिफरेंस क्या होता है, डी को हम कैसे निकाल सकते हैं, A2 माइनस A1। A2 कितना है 1, माइनस A2 जो है 1 है, हाँ ये रहा 1, और A1 कितना है 3। ठीक है, तो लिख दो 3। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा यहाँ से आपका, -2। बस इतना ही काम करना है इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पर देखो फर्स्ट टर्म यानी कि ए कितना है 5, और आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो भाई A2 में से माइनस कर दो A1। पहले से लिखा है कि ये AP है। ठीक है, तो किसी में से भी निकाल सकते हो, आपको सब में से निकाल के चेक करने की जरूरत नहीं है कि सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले लिखा हुआ है AP, फॉर द फॉलोइंग AP। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम ही आएगा। तो A2 की जगह लिख देते हैं -1, फिर माइनस A1 की जगह लिख देते हैं -5। तो ये हो जाएगा देखो +5 और आंसर आ जाएगा +4। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया यहाँ से 4। तो दोनों चीजें निकालनी थी, एक 4 आ जाएगा और एक फर्स्ट टर्म आ जाएगा कितना, -5। अब यहाँ पर देखो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, फर्स्ट टर्म 1/3, और डिफरेंस कितना हो जाएगा फिर A2 माइनस A1। A2 कितना है 5/3, माइनस A1 कितना था 1/3, तो आंसर कितना आ जाएगा 4/3। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया यहाँ से 4/3। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, ए। फर्स्ट टर्म भी लिख सकते हो और ए भी लिख सकते हो।
क्योंकि मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन के अंदर भी कि फर्स्ट टर्म को ए ही बोलते हैं, ठीक है। तो आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, ये नहीं कि दोनों लिखना जरूरी है, या ए लिखोगे तो वो सही नहीं है क्योंकि फर्स्ट टर्म बोली गई है, फर्स्ट टर्म का मतलब ए ही होता है, ठीक है। तो ए तो यहाँ पर ही आ गया, हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस वही हो जाएगा, A2 को माइनस करते हैं A2 में से A1 को। A2 कितना है 1.7 माइनस A1 कितना है 0.7, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 1.1। डी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 1.1, 4 ही पार्ट है ना, हाँ ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। अब देखते हैं एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं स्टूडेंट। देखो क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, कौन से इनमें से एपीज हैं, और अगर वो एपी हैं तो हमें उनका कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, और 3 टर्म्स और बतानी है उसमें आगे कि कौन सी आगे 3 टर्म्स और आने वाली हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर तो कॉमन डिफरेंस आप निकाल के देख लो कितना आने वाला है। देखो यहाँ पे लाइक यहाँ से अगर आप डी निकालोगे तो 4 में से माइनस करोगे 2, इस वाली टर्म्स में से इसको, तो आपका आंसर आ जाएगा 2। दूसरी बार अगर आप डी निकालोगे तो आप 8 में से माइनस करोगे 4 को, आपका आंसर आ जाएगा 4। यानी कि कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे दिस इज नॉट एन एपी, ठीक है। इसमें ये नहीं बोलेगा कि रीजन भी बताओ, पढ़ लेते हैं एक बारी। हाँ, नहीं बोलेगा कि रीजन बताओ कि क्यों है वो एपी और क्यों नहीं है। अगर ऐसा बोलता है कि भाई रीजन भी बताओ, तो हम लिखते कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, या फिर कॉमन डिफरेंस इज नॉट इक्वल, दैट इज व्हाई इट इज नॉट एन एपी, बस। अब यहाँ पर तो ये हमें रीजन देना ही नहीं, तो बस सिंपल लिख देंगे दिस इज नॉट एन एपी, ठीक है। सेकंड वाला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, तो पहले इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं। डी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, एक बार 5/2 में से माइनस कर देते हैं ये, यानी कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर रहे हैं, ठीक है। सो 2 2 4 और एक ये आ जाएगा तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है। 2 2 4, 5 में से 4 जाएगा तो ये तो 1/2 आ गया, यानी कि एक बार तो डिफरेंस आ गया आपका कितना 1/2। आगे देखते हैं डिफरेंस कितना आने वाला है यहाँ पे, ठीक है। इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं अब और डिफरेंस निकालने के लिए। तो 3 में से सब्सट्रैक्ट करते हैं 5/2 को, तो ये आ जाएगा 3 2 6, 6 में से 5 जाएंगे तो 1 और 1/2। ये भी अभी तक सही है। अब इसमें से लास्ट वाले में और चेक कर लेते हैं, तो 7 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3, 2 3 6, 7 में से 6 जाएंगे तो 1। तो तीनों बार डिफरेंस जो है वो सेम आ गया है। तो अगर डिफरेंस सेम आ गया है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिस इज एन एपी। और अगर ये एपी है तो हमें इसके बाद में इसके 3 टर्म्स और फाइंड करने हैं, ठीक है। तो इसके आगे 3 टर्म्स और निकाल देते हैं। तो देखो 3 टर्म्स क्या क्या हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या डिफरेंस क्या आ रहा है 1/2, तो पहला टर्म जो है वो ऐड करके निकल जाएगा, तो 8/2, और 8/2 का मतलब क्या होता है 4, ठीक है। जो फ्रैक्शन मिनिमाइज हो सकता है उसे करना पड़ेगा। फिर एक तो आ गया 4, अब इसके अंदर भी 1/2 को ऐड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 4 2 8 और एक 9, 9/2, ठीक है। फिर 9/2 के अंदर भी हम 1/2 को ऐड कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 10/2, और 10/2 का मतलब क्या होता है 5, ठीक है। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या क्या हो जाएंगे 4, और यहाँ पे लिख देते हैं नेक्स्ट टर्म्स 4, 9/2 एंड 5, ठीक है। तो इसका आंसर 2 तरीके से होगा, यस दिस इज एन एपी, और जो नेक्स्ट टर्म्स है वो ये है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखो जो थर्ड वाला है, ठीक है। यहाँ पर देखो आप डिफरेंस निकाल के देख लो क्या क्या डिफरेंस आ सकता है आपका। एक बार -3.2 में से माइनस कर दो -1.2, तो ये तो हो जाएगा देखो प्लस का, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, इसमें से जाएंगे तो यानी कि 2 आंसर आ जाएगा। तो एक बार तो डिफरेंस आ रहा है आपका 2। अब आगे और चेक करते हैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आ रहा है। -5.2 में से हमें माइनस करना है क्या -3.2 को, ये ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का, और यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 2 में से 2 चले जाएंगे, 5 में से चले जाएंगे, तो यहाँ पे भी आपका आंसर आ जाएगा माइनस का 2 आंसर आएगा। ये भी -2 आएगा और ये भी -2 आएगा, ठीक है, क्योंकि ये बड़ा नंबर था। लास्ट डिफरेंस वो चेक कर लेते हैं इन दोनों के बीच में, तो -7.2 और माइनस के 5/2। अब ये -7.2 प्लस 5.2, और ये भी आंसर आ गया आपका -2, यानी कि जो कॉमन डिफरेंस है वो तीनों बार सेम आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये एक एपी है, तो यहाँ पे लिख देते हैं। और आप ये भी लिख सकते हो यस, ठीक है, दिस इज एन एपी। तो हम इसको देखो, मैं दूसरा तरीका भी बता रहा हूँ आपको यहाँ पे साथ में, वो भी तरीका सेम है, वो भी तरीका सही है, और यहाँ पे देखो तो ये एपी है, इतना तो हमें पता लग गया, लेकिन हम इस बात को लास्ट में लिख देते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, अब आपको निकालने इसके आगे के 3 टर्म्स और, तो नेक्स्ट जो टर्म्स है वो कैसे निकलेंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट टर्म कैसे निकलेगी, जो प्रीवियस टर्म थी उसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा जो डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है -2, ठीक है, तो माइनस ही लगा देते हैं फिर यहाँ पे डायरेक्ट। तो एक टर्म्स तो आपकी निकल कर आ जाएगी 9.2 और माइनस का। फिर और टर्म्स कैसे निकलेगी, -9.2 के अंदर दोबारा -2 कर दो, तो -11.2,
और तीसरी टर्म्स कैसे निकलेगी, दोबारा -2 को ऐड कर दो, तो -13.2। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे यस यस कि ये एक एपी है। और नेक्स्ट टर्म्स क्या क्या हो जाएंगे, -9.2, और यहाँ पे लिख देते हैं, लिखेगा नहीं तो वहाँ से -11.2 और -13.2। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएंगे ये। और अब देखो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, उसको समझते हैं। ये भी इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ से डिफरेंस निकाल लेते हैं हम। तो -6 और -10, और देखो जो माइनस का 10 है ना, वो प्लस का हो जाएगा। क्यों प्लस का हो जाएगा, क्योंकि बाहर एक बार और माइनस लगाना है हमें। ठीक है, डिफरेंस निकालने के लिए माइनस लगाते हैं, और ऑलरेडी ये नेगेटिव है, तो ये तो हो जाएगा पॉजिटिव। तो +10 -6 विल गिव यू +4। आगे और देख लो, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लिया, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लो। तो -2 और -6, तो ये हो जाएगा +6 -2। यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 4 पॉजिटिव का। नेक्स्ट निकालो इन दोनों के बीच का डिफरेंस। सो 2 माइनस का 2, सो 2, और ये हो जाएगा प्लस का 2। तो यहाँ से भी आपका आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो तीनों ही कंडीशन के अंदर आंसर क्या आ गया, सेम आ रहा है, यानी कि डिफरेंस जो है वो सेम है। तो ये क्या है, एक एपी है। और अगर एपी है तो हम इसकी क्या निकालने हैं, तीनों के तीनों टर्म्स इसके हमें निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो तीनों के तीनों टर्म्स के निकालने के लिए क्या करना है, बस ऐड करना है जो कॉमन डिफरेंस है लास्ट टर्म्स के अंदर। लास्ट टर्म क्या थी, 2, 2 के अंदर ऐड कर दो 4 को, 6 आ जाएगा। फिर 6 के अंदर ऐड कर दो 4 को, 10 आ जाएगा। फिर 10 के अंदर ऐड कर दो 4 को, 14 आ जाएगा। यहाँ पे लिख दो यस, ये एक एपी है। और नेक्स्ट 3 टर्म्स जो हैं वो क्या हो जाएंगी, 6, 10 और 14। ठीक है, ऐसे इसके और भी पार्ट है, ये तो इजी थे। ठीक है, और भी पार्ट है, वो सब भी समझो आप। देखो फिर वाला पार्ट क्या बोल रहा है, यहाँ पर देखो समझो, ये भी एक एपी है, लेकिन कैसे उसको समझो। देखो डिफरेंस निकालो आप। तो डिफरेंस के लिए पहले इसमें से इसको माइनस कर दो, -3। तो 3 से 3 कट जाएगा, तो पहली बार डिफरेंस कितना आ गया आपका, √2। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लो, यानी कि इसमें से इसको माइनस कर दो। तो 3 - 2 √2। ठीक है, इसमें से हमें माइनस करना है ये पूरा, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और ये भी नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 3 से 3 कट गया, 2√2 में से 1√2 जाएगा। देखो ये कुछ नहीं होता तो 1 मानते हैं, है ना। जैसे मैं यहाँ पे बोलूँ 2x में से माइनस करेंगे 1x को, तो आंसर क्या आएगा, एक बार x, है ना। तो ऐसे यहाँ पर क्या आएगा, 2√2 में से 1√2 माइनस करेंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, एक बार √2। ठीक है, समझ में आया। तो फिलहाल तो हमारा डिफरेंस जो है वो सेम आ रहा है, लेकिन एक बार और चेक करेंगे। तो 3 - 3√2, इसमें से माइनस करेंगे इस वाले को, तो ये हो जाएगा माइनस का, दोनों ही माइनस के हो जाते हैं। ठीक है, दोनों ही माइनस के हो जाते हैं, क्योंकि ब्रैकेट लगता है, ब्रैकेट के बाद नेगेटिव है, तो वो पूरी टर्म्स को, दोनों टर्म्स के साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं, याद रखना। 10th क्लास में उतनी तो आपसे उम्मीद करी जा सकती है कि कैलकुलेशन जो है वो कैसे हो रही है। तो 3 है, यहाँ पे कितना है, 2√2 है, दोनों माइनस हो रहे हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1√2। तो डिफरेंस जो है वो तीनों बार सेम आ रहा है, तो यानी कि ये एक एपी है। और अगर एपी है तो हमें इसके 3 टर्म्स और फाइंड करने हैं। तो आगे के 3 टर्म्स आप कैसे फाइंड कर सकते हो, इसके अंदर आपको √2 को ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अब नेक्स्ट टर्म्स क्या क्या हो जाएंगे। सो लास्ट टर्म था हमारा ये, इसके अंदर ऐड कर दो कॉमन डिफरेंस। तो एक तो आ जाएगा आपका 3 + 4√2, 3√2 + 1√2, 4√2। और नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 3 + 4√2 के अंदर ये आ गया, 4√2 के अंदर भी आप दोबारा √2 को ऐड कर दो, तो आ जाएगा 3 + 5√2। ठीक है, और ऐसे ही नेक्स्ट वाला अगर आपको निकालना है तो आप इसके अंदर √2 को ऐड कर दो, यानी कि कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दो। और कॉमन डिफरेंस क्या है, √2। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 3 + 6√2। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे यस, ये एक एपी है। और आगे आने वाले 3 टर्म्स क्या हो जाएंगे, एक तो ये रहा 3 + 4√2, 3 + 5√2 और 3 + 6√2। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब नीचे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखते हैं, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं सबसे पहले तो एपी पता करने के लिए। तो 4 में से माइनस करते हैं 0 को, तो आंसर आएगा -4। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लेते हैं। -8 में से हम माइनस करेंगे किसको, -4 को, -4 और -4 हो जाएगा +4, और यहाँ से आंसर आपका आंसर आ जाएगा -4। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लेते हैं। -12 में से माइनस करेंगे -8 को, -8 देखो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, क्योंकि बाहर भी माइनस है।
तो 12 में से 8 जाएंगे तो आपका आंसर आएगा 4 और आंसर आएगा माइनस का। ठीक है, तो ये भी एक एपी हुई क्योंकि जो कॉमन डिफरेंस है वो -4 है। अब आगे के जो टर्म्स है वो देखते हैं हम। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म्स निकालने के लिए देखो सबसे पहले ये रहा हमारा लास्ट टर्म्स, इसके अंदर ऐड कर देते हैं -4। तो ये हमारी लास्ट टर्म थी, इसके अंदर ऐड कर दिया हमने नेक्स्ट टर्म, तो -16। अब -16 में वही कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देते हैं तो -20। अब -20 के अंदर कॉमन डिफरेंस ऐड कर देते हैं तो -24। और इसका आंसर कैसे लिखेंगे? यस, ये एक एपी है। और जो नेक्स्ट 3 टर्म्स थी वो क्या क्या हो जाएंगी फिर? -16, -20 और -24। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये पार्ट नंबर, अच्छा हमने 5th के बाद में 7th कर दिया, अब यहाँ पे 6th देखो। ठीक है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। निकालने का वही तरीका, इसमें से इसको माइनस करो। तो 0.22 में से माइनस करते हैं 0.2। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा देखो आपका, इसके पीछे कुछ नहीं तो 0 मान लो। 2 में से 0 जाएंगे तो बचेगा 2, 2 में से 2 जाएंगे तो बचेगा 0 और डेसिमल का डेसिमल, तो 0.2 आ गया। आगे देखते हैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो 0.3 टाइम्स 2 माइनस 0.22, और यहाँ पे डेसिमल के अंदर 3 डिजिट है तो यहाँ पे भी डेसिमल के अंदर 3 डिजिट लगा लेते हैं और एक 0 ऐड कर देते हैं। ठीक है, 0 का मतलब लगा देते हैं, एक ही बात होती है वो। 2 में से 0 जाएंगे तो बचेगा 2, 2 में से 2 जाएंगे बचेगा 0, फिर 2 में से 2 जाएंगे बचेगा 0 और ये डेसिमल। तो कॉमन डिफरेंस यहीं पर लगा रहा है। देखो यहाँ पे 0.02 है, यहाँ पे 0.002 है। ठीक है, देखो ना यहाँ पे 0 लगा लो, तो ये कॉमन डिफरेंस जो है वो लगा रहा है, तो इसलिए हम क्या बोल देंगे, ये एक एपी नहीं है। ठीक है, दिस इज नॉट एन एपी। ठीक है, एपी नहीं है तो 3 जो आगे की टर्म्स है वो भी फाइंड करने की जरूरत नहीं है इसमें हमें। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट जो है 8th पार्ट है। कॉमन डिफरेंस देखो सेम ही है, यानी कि कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, डायरेक्ट भी देख सकते हो सेम है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि या फिर ये भी मत लिखो, आप डायरेक्ट लिखो यस दिस इज एन एपी। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 0 0 आएगा। ठीक है, क्योंकि सेम है। और नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या क्या हो जाएंगे यहाँ पे? तो नेक्स्ट 3 टर्म्स भी सेम रहेंगे। ठीक है, बस 3 बार लिख दो। समझ में आया? तो अभी और भी पार्ट्स हैं इसके, ये तो हम लास्ट 8th पार्ट तक करें। ठीक है, और भी पार्ट्स उसको भी समझते हैं। देखो 9th वाला पार्ट देखो, इसके अंदर क्या ये एपी है कि नहीं है। तो डिफरेंस निकालने का तरीका वही, 3 में से एक बार 1 को माइनस करोगे तो आएगा 2, फिर 9 में से 3 को माइनस कर दो तो आएगा 6। जब कॉमन डिफरेंस शुरुआत में ही अलग आ गया तो फिर आगे चेक करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे नॉट एन एपी। ठीक है, ये वाला देखो यहाँ पर डिफरेंस निकालना है आपको। तो 2a में से माइनस करोगे a को तो आएगा आंसर a। फिर इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालोगे तो 3a में से माइनस कर दो 2a को, तो आंसर आ जाएगा अगेन a। इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालना चाहते हो तो बस 4a को माइनस कर दो 3a में से। तो तीनों बार जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम आ रहा है, तो इसका मतलब क्या ये एपी है? तो अगर एपी है तो आगे के टर्म्स निकाल देते हैं इसके। नेक्स्ट टर्म्स क्या क्या हो जाएंगे देखो, 4a के अंदर a को ऐड करेंगे तो आएगा 5a, फिर 5a के अंदर भी a को ऐड कर देते हैं तो आ जाएगा 6a, और फिर आ जाएगा 7a। ठीक है, तो ये आ गए 3 टर्म्स। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो यस ये एक एपी है, और जो आगे वाले जो नेक्स्ट 3 टर्म्स हैं, जो आगे वाले 3 टर्म्स हैं वो क्या क्या हो जाएंगे? 5a, 6a और 7a। ठीक है, दिख रहा है ना? वैसे यहाँ पे कट तो नहीं जाएगा ये, यहाँ पे आगे लिख देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ये 10th के बाद में 11th। यहाँ पर देखो डिफरेंस कैसे निकाल सकते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कैलकुलेशन देखना यहाँ पर कैसे हो रही है। इस वाले में से इसको माइनस करते हैं तो यही होगा, कुछ और आएगा नहीं। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है तो भाई a3 में से माइनस कर देते हैं a2 को। ठीक है, अब देखो आपको बस इतना ही मिलेगा, लेकिन आपको पता लग पा रहा है कि कॉमन डिफरेंस सेम है या फिर अलग अलग है, तो आप ना इसको इस वाली टर्म्स में करने की कोशिश करो। तो यहाँ पे देखो a स्क्वायर a की पावर 3 a की पावर 2 है, तो दोनों में से a को बाहर निकाल लो, तो अंदर क्या बचेगा? a स्क्वायर माइनस a। अब देखो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या था? a स्क्वायर माइनस a, और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है? a इंटू ए स्क्वायर माइनस a, यानी कि अलग अलग आ रहा है। आप देख के पता लग रहा है कि अलग अलग आ रहा है। अब हम कंपेयर कर सकते हैं, तो इसलिए ये क्या है? एक एपी नहीं है। ठीक है,
समझ में आया? अब ये वाला पार्ट देखो यहाँ पर, ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, √2 है, तो सबको आप √2 बनाने की कोशिश करो, क्या पता बन जाए। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, इसको क्या लिख सकते, ये तो हमारा √2 रहेगा। इसको क्या लिख सकते हैं, 4 × 2 यानी कि 2√2। ऐसे इसको लिख सकते हैं हम 3√2, और इसको लिख सकते हैं 4√2। ठीक है, प्राइम फैक्टर करके स्क्वायर रूट निकाल दो, यही आंसर आएगा। ठीक है, देख लो ना, 32 का मतलब क्या है, 16 × 2, और 16 का मतलब क्या होता है 4। 18 का मतलब क्या है, 9 × 2। 9 का मतलब क्या होता है 3, और 2 का मतलब √2 हो जाएगा। 8 का मतलब क्या होता है 4 × 2, और 4 का मतलब क्या होता है 2। ठीक है, तो अगर आप ज्यादा से कैलकुलेशन करोगे तो कुछ चीज आप खुद भी ऐसे ही निकाल सकते हो बिना कैलकुलेशन की। ठीक है, अब डिफरेंस निकाल देते हैं, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल देते हैं। इसमें तो इसको माइनस करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, √2। इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकाल देते हैं, 3√2 और -2√2। तो भी यहाँ पे देखो √2 ही आ जाएगा डिफरेंस। लास्ट टर्म्स के बीच में चेक कर लेते हैं इन दोनों के बीच में, तो 4√2 माइनस 3√2, और यहाँ से आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2√2। तो डिफरेंस तो जो है वो सेम आ रहा है। ठीक है, अब हम यानी कि ये एपी है तो हम आगे की टर्म्स निकाल देते हैं। तो लास्ट टर्म थी हमारी ये, इसके अंदर और ऐड कर देते हैं और निकाल देते हैं। ठीक है, तो 4√2 प्लस √2 5√2, और नेक्स्ट आ जाएगा फिर 5√2 प्लस √2 यानी कि 6√2, फिर 6√2 प्लस √2 7√2। ठीक है, तो ये आ जाएगी नेक्स्ट आगे आने वाली 3 टर्म्स। लेकिन ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर जो है वो √2 को मतलब स्क्वायर रूट प्राइम फैक्टर करके नहीं निकाला गया है, और डायरेक्ट मतलब वैल्यू दी गई है अंदर, किसके अंदर, दोनों ही वैल्यू किसके अंदर दी गई है, अंडर रूट के अंदर। तो आप भी अंडर रूट के अंदर निकाल लो। ठीक है, तो देखो 25 का मतलब क्या है 25, 25 टू का कितना होता है 50, तो अंडर रूट 50 आ जाएगा। 6 का मतलब क्या होता है, अंदर अंदर क्या होगा 6 का मतलब 36, 36 टू 72। 7 का मतलब 49, 49 टू 98। ठीक है, पता है ना भाई कैसे करा, यहाँ पे देख लो, ये 5 का मतलब क्या है, √2 अंडर 25, और इसका मतलब क्या हो गया वापसी, ये हो गया ना 25 टू 50, ऐसे निकाला है बस। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख देते हैं यस, ये जो है क्या है हमारा एपी है, और नेक्स्ट टर्म जो है वो लिख देते हैं 50 अंडर रूट 72। या जब भी झुक के लिखते हैं ना इसमें गलती हो जाती है। हाँ, तो ये 3 की 3 टर्म्स यहाँ पर ही आ जाएगी। ठीक है, आगे आने वाली 3 टर्म्स। ये देखो इसका क्वेश्चन पार्ट नंबर है 13। हाँ, यहाँ पर देखो आपको ये 3 है, यहाँ पे आपको मिलेगा, कुछ भी कॉमन नहीं है यहाँ पर। ठीक है, 9 का मतलब 3 होता है, और इसका मतलब होता है 2√3 होता है बस। तो मेरे ख्याल से हाँ कुछ भी नहीं आएगा यहाँ पे, डी की वैल्यू निकाल के देख लो चाहे से तो आप। ठीक है, तो √6 में से एक बार माइनस कर लो √3, तो यही आंसर आने वाला है। ठीक है, और यहाँ से आप कॉमन ले सकते हो कुछ चीज़, जैसे √6 का मतलब क्या है, √2 और √3, और फिर ये माइनस का √3। अब यहाँ से आप कॉमन ले लो कुछ भी चीज़, कॉमन लोगे तो क्या आएगा, √3 कॉमन ले सकते हो। यहाँ से √3 निकल के यहाँ आ गया तो बचेगा √2 -1। तो जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, √3 ब्रैकेट √2 -1। अब बाकी चेक कर लेते हैं कि कॉमन लेके यही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, इन दोनों को और चेक कर लेते हैं। तो √9 माइनस √6, तो √9 का मतलब क्या हो गया, √3 इंटू √3। ठीक है, और √6 का मतलब क्या हो गया, √3 इंटू √2। अब कॉमन ले लेते हैं √3 और √3 को, तो क्या बचेगा यहाँ पे, √3 माइनस √2। तो अलग आ रहा है, देखो ये √3 आ रहा है, लेकिन ये दोनों अलग आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये एपी नहीं है। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? अब देखो ये 14 पार्ट है, इसको समझते हैं। 1 की पावर 2 1 ही होता है, 3 की पावर 2 9 होता है, 5 की पावर 2 25 होता है, 7 की 2 49 होता है। डिफरेंस चेक कर लो, 8 का है, और यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, वही 16 का है डिफरेंस यहाँ पे, तो ये नहीं होगा। ठीक है, तो डिफरेंस निकाल लेते हैं हम, 9 में से 1 माइनस करेंगे 8 आएगा, दूसरा डिफरेंस निकालेंगे 25 में से 9 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 16। तो डिफरेंस सेम नहीं है तो हम क्या लिख देते हैं यहाँ पे, दिस इज नॉट एपी। ठीक है, इसका एक और पार्ट है वो इसी में कर लेते हैं, आ जाएगा। पहले मेरे को लगा कि पता नहीं आएगा इतने हिस्से में कि नहीं, लास्ट पार्ट है इसका, ये वाला आ जाएगा तो ठीक है। 5 की पावर 2 7 की पावर 2 और ये 73। ठीक है, चेक करते हैं। देखो यहाँ पर 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर होता है 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 और ये 73। डिफरेंस चेक करते हैं, 25 में से 1 को माइनस करोगे 24, फिर 49 में से माइनस करोगे 25 को 24, फिर 73 में से माइनस करोगे 49 को, तो 2 और 12 में से ये जाएगा तो 9, 73 है ये। अच्छा, तो 73 में से माइनस करेंगे तो आ जाएगा 24। तो डिफरेंस जो है वो तीनों बार सेम आ रहा है, इसका मतलब ये एपी है, और आप आगे के नेक्स्ट टर्म्स निकाल लो। सो
73 प्लस 24, डी जो है वो 24 है, 3 और 4 7 और 9, फिर नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, 24 को और ऐड कर दो, सो आ जाएगा ये 121, फिर 121 के अंदर अगेन 24 को ऐड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5 और 4 और 1, तो 145। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे यस, ये एक एपी है, और जो नेक्स्ट 3 टर्म्स है वो लिख देते हैं। नेक्स्ट 3 टर्म्स कौन कौन से आए थे हमारे, 1 2 3, सो 97 121 145, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, देखो इस वाले जो आगे आने वाले जो पार्ट्स है उसके अंदर कुछ क्वेश्चन अच्छे थे। ठीक है, लाइक ये अच्छा क्वेश्चन था, ये अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, ये तो चलो फिर भी इजी था, ये भी ठीक क्वेश्चन था, ये भी ठीक था, और ये वाला क्वेश्चन अच्छा था, ये वाला। ठीक है, तो ये था एक्सरसाइज 5.1 का सॉल्यूशन। अब देखो स्टूडेंट, अगर आपको यहाँ से कुछ भी डाउट्स होता है ना, तो बेसिकली तो आप इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखकर और खुद से ही करने की कोशिश करी होगी आपने, उम्मीद करता हूँ। अगर फिर भी आपको यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मेरे को प्लीज इंस्टाग्राम पर मैसेज करके आप पूछ सकते हो। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, स्क्रीनशॉट ले लो उसका, या कोई क्वेश्चन डायरेक्ट सेंड कर दो, किसी भी बुक का हो या कोई भी चैप्टर का हो, कुछ भी डाउट्स हो तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। अब देखो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे इसकी 5.2 का बेसिक कॉन्सेप्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर 5.2 के बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।